चौथा है प्रश्न कौशल। प्रश्न कौशल के अंदर हम उसके बारे में देखेंगे, जो परिभाषाएं वो दी गई है प्रश्न कौशल की। देखो जो प्रश्न कौशल होता है वो क्या होता है, यानी जो छात्र और अध्यापक है उनके मध्य सर्वोत्तम जो अंतःक्रिया होती है पढ़ना शिक्षा से संबंधित, ठीक है, शिक्षण से संबंधित, वो सबसे सर्वोत्तम होती है प्रश्न कौशल से, ठीक है, प्रश्न करने से। पाकर के अनुसार देखो प्रश्न आदत कौशल स्तर के अंतर्गत अंदर की पूरी शैक्षिक प्रक्रिया की क्या है, कुंजी, यानी शिक्षा की जो प्रक्रिया है उसकी जो चाबी है, उस ताले की चाबी क्या है, प्रश्न करने का तरीका है, ठीक है, प्रश्न करने की आदत विद्यार्थी से अध्यापक की। फिर बोसिंग के अनुसार प्रश्न करने की कला का महत्व स्वीकार किए बिना किसी भी शिक्षण विधि, कोई भी आप जो पढ़ा रहे हो पढ़ाने का तरीका आपका शिक्षण विधि को सफलतापूर्वक संपन्न नहीं कर सकते। यानी आपको अगर अच्छा पढ़ाना है तो आपको प्रश्न कौशल में दक्ष होना ही पड़ेगा, यानी आपके जो स्किल है प्रश्न करने का वो सर्वोत्तम बनना चाहिए। फिर थ्रिंग के अनुसार देखो शिक्षण का अर्थ कुशलता से प्रश्न करना। उन्होंने यही बोल दिया कि शिक्षण का अर्थ ही क्या हो गया, यानी पढ़ाने का अर्थ ये क्या है, प्रश्न करने का तरीका है वो भी सर्वोत्तम तरीका होना चाहिए। यही शिक्षण का क्या है, सर्वोत्तम साधन है। जितना आप अच्छे प्रश्न कर पाओगे विद्यार्थियों से उतने ही आप क्या है अच्छा पढ़ा पाओगे। फिर रायबर्ट के अनुसार देखो पाठ के सफल शिक्षण का आधार शिक्षण के प्रश्न करने की कौशल दक्षता है, यानी जितनी अच्छी तरह आप प्रश्न कर रहे हो, ठीक है, उतना ही क्या है आप सफल पढ़ा पा रहे हो किसको, बच्चों को। यानी जितना आप अच्छा प्रश्न करोगे उतने ही बच्चे क्या अच्छे जवाब देंगे, तो आपका जो पाठ है बच्चों के आराम से समझ में आ जाएगा। प्रश्न कौशल है उसके अंदर देखिए जो प्रश्न के जो उद्देश्य है वो क्या है, यानी हम प्रश्न क्यों करते हैं, उसके क्या कारण है। देखिए शिक्षार्थी यानी जो छात्र है को की भागीदारी बढ़ा रही है, यानी जो हमारा जो शिक्षण कार्य है उसके अंदर शिक्षार्थी है विद्यार्थी उसकी जो भागीदारी है वो प्रश्न करने के माध्यम से बढ़ेगी। हम प्रश्न करेंगे उत्तर देगा तो इंटरेक्टिव जो अंतर्क्रिया है परस्पर छात्र और अध्यापक की वो बहुत ज्यादा हो जाती है प्रश्न करने से, उसकी जो भागीदारी है हम वो बढ़ाना चाहते हैं इसलिए। फिर विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जानने होते हैं, यानी जो विद्यार्थी हम जो पढ़ा रहे हैं उससे पहले क्या जानते हैं, हमारे प्रकरण के बारे में, हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके बारे में अपने पहले जो उसका जो पूर्व ज्ञान है वो क्या है, वो हम प्रश्न करने से ही पता लगा सकते हैं कि हमारे जो बच्चों का जो स्तर है वो क्या है और हम क्या स्तर हम पढ़ा सकते हैं। फिर शिक्षार्थियों के उद्दीपन देने होते हैं, यानी उनको प्रेरणा मिले कि भाई तुम ये जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके बारे में प्रेरणा लो और उसके बारे में रुचि लो, उसके अंदर अपना ध्यान एकत्र करो। फिर है शिक्षण में पुनरावृत्ति, यानी हमने कुछ पढ़ा दिया पाठ, ठीक है, और पाठ के बीच में हम कुछ चीज दोबारा बच्चों से पूछना चाहते हैं या उसकी पुनरावृत्ति कराने के लिए बच्चों से बीच में खड़ा करके पूछिए अभी मैंने अभी क्या पढ़ाया था ऐसे, या फिर भाई इसके बारे में बताओ मैंने अभी पढ़ाया है, तो ये क्या होगी पुनरावृत्ति होगी। पुनरावृत्ति होने से बच्चों को तुरंत ही याद हो जाता है, अधिगम हो जाता है। फिर है शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं इच्छाओं दृष्टिकोण जानने, यानी जो उसकी आवश्यकता क्या है उसकी इच्छाएं क्या है, हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं या हम जो पाठ्य वस्तु पढ़ा रहे हैं उसके बारे में उसकी जो आवश्यकता है उसकी इच्छा है उसका दृष्टिकोण हम जान जाते हैं, वो क्या चाहता है, ठीक है, वो क्या बनना चाहता है, उसके अनुसार हम उसको पाठ्य सामग्री प्रदान करते हैं। फिर है विद्यार्थी के शाब्दिक विचार की योग्यता का विकास है, यानी जो उसके जो विचार है वो मन में कुछ विचार सोचता है, ठीक है, उन विचारों को वो शब्दों के रूप में व्यक्त कर सके, उसके लिए हम क्या करते हैं उससे प्रश्न पूछते हैं, यानी उसके मन में क्या चल रहा है वो हमें शब्दों के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। यानी हमने प्रश्न पूछा तो उसके मन में जो भी चीज चल रही होगी तो वो अपने शब्दों के रूप में हमें बताएगा। फिर है शिक्षार्थी व्यवहारिक जीवन में ज्ञान के उपयोग हेतु, यानी जो विद्यार्थी है व्यवहारिक जीवन में, यानी क्लास अलग है वास्तविक जीवन अलग है, यानी वास्तविक जीवन में ज्ञान का उपयोग कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है। हमने भाई गणित पढ़ा दिया तो गणित के सवाल भाई जोड़ना घटाना बता दिया, वो उसको बाजार भेज दिया सब्जी लेने और सब्जी में वो कंफ्यूज हो जाएगा कि कितने रुपए दूं कितने रुपए दूं, तो वो क्या हो गया व्यवहारिक ज्ञान का उपयोग वो कर पाया या नहीं कर पाया। उसके लिए हम क्या करते हैं क्लास में उससे पूछ लेते हैं सवाल करके भाई तुमने ये सब्जी ली ये भाव है उसका, तो इतनी सब्जी ली तो इसके कितने रुपए तुम्हें देने होंगे, तो वो क्या हो गया व्यवहारिक ज्ञान और जीवन में उपयोग विद्यार्थी कर पाएगा नहीं कर पाएगा। उसके लिए हम क्या उससे प्रश्न पूछ लेते हैं और वो एक तरह से क्लास में ही एक्टिव हो जाता है व्यवहारिक जीवन के लिए। फिर शिक्षण कार्य की मूल्यांकन हेतु, यानी आपने पूरा लेसन प्लान पढ़ा दिया टॉपिक पढ़ा दिया, फिर लास्ट में आप मूल्यांकन करते हो कि भाई कितने आपको जो उद्देश्य प्राप्त हुए हैं, तो उन उद्देश्यों की प्राप्ति
के लिए आप क्या करते हो, बच्चों से प्रश्न पूछते हो कि यहाँ पे कितने मेरे को उद्देश्य प्राप्त हो गए, आपको पता लग जाता है, और विद्यार्थियों को जो चीज आपने पढ़ाई वो कितना याद हुई है वो भी आपको पता लग जाता है। इसलिए जो प्रश्न है वो क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न कौशल है, उसके अंदर देखिए जो प्रश्न के जो उद्देश्य है वो क्या है, यानी हम प्रश्न क्यों करते हैं, उसके क्या कारण है। देखिए शिक्षार्थी यानी जो छात्र है को की भागीदारी बढ़ा रही है, यानी जो हमारा जो शिक्षण कार्य है उसके अंदर शिक्षार्थी है, विद्यार्थी, उसकी जो भागीदारी है वो प्रश्न करने के माध्यम से बढ़ेगी। हम प्रश्न करेंगे, उत्तर देगा, तो इंटरेक्टिव जो अंतरक्रिया है परस्पर छात्र और अध्यापक की वो बहुत ज्यादा हो जाती है प्रश्न करने से, उसकी जो भागीदारी है हम वो बढ़ाना चाहते हैं। फिर है विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जानने होते हैं, यानी जो विद्यार्थी हम जो पढ़ा रहे हैं उससे पहले क्या जानते हैं, हमारे प्रकरण के बारे में, हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके बारे में अपने पहले जो उसका जो पूर्व ज्ञान है वो क्या है, वो हम प्रश्न करने से ही पता लगा सकते हैं कि हमारे जो बच्चों का जो स्तर है वो क्या है और हम क्या स्तर हम पढ़ा सकते हैं। फिर है शिक्षार्थियों के उद्दीपन देने होते हैं, यानी उनको प्रेरणा मिले कि भाई तुम ये जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके बारे में प्रेरणा लो और उसके बारे में रुचि लो, उसके अंदर अपना ध्यान एकत्र करो। फिर है शिक्षण में पुनरावृत्ति, यानी हमने कुछ पढ़ा दिया पाठ, ठीक है, और पाठ के बीच में हम कुछ चीज दोबारा बच्चों से पूछना चाहते हैं या उसकी पुनरावृत्ति कराने के लिए बच्चों से बीच में खड़ा करके पूछिए अभी मैंने अभी क्या पढ़ाया था ऐसे, या फिर भाई इसके बारे में बताओ मैंने अभी पढ़ाया है, तो ये क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। पुनरावृत्ति होने से बच्चों को तुरंत ही याद हो जाता है, अधिगम हो जाता है। फिर है शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं, इच्छाओं, दृष्टिकोण जानने होते हैं, यानी जो उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी इच्छाएं क्या है, हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं या हम जो पाठ्य वस्तु पढ़ा रहे हैं उसके बारे में उसकी जो आवश्यकता है, उसकी इच्छा है, उसका दृष्टिकोण हम जान जाते हैं, वो क्या चाहता है, ठीक है, वो क्या बनना चाहता है, उसके अनुसार हम उसको पाठ्य सामग्री प्रदान करते हैं। फिर है विद्यार्थी के शाब्दिक विचार की योग्यता का विकास है, यानी जो उसके जो विचार है वो मन में कुछ भी विचार सोचता है, ठीक है, उन विचारों को वो शब्दों के रूप में व्यक्त कर सके, उसके लिए हम क्या करते हैं, उससे प्रश्न पूछते हैं, यानी उसके मन में क्या चल रहा है वो हमें शब्दों के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है, यानी हमने प्रश्न पूछा तो उसके मन में जो भी चीज चल रही होगी तो वो अपने शब्दों के रूप में हमें बताएगा। फिर है शिक्षार्थी व्यवहारिक जीवन में ज्ञान के उपयोग हेतु, यानी जो विद्यार्थी है व्यवहारिक जीवन में, यानी क्लास अलग है, वास्तविक जीवन अलग है, यानी वास्तविक जीवन में ज्ञान का उपयोग कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है। हमने भाई गणित पढ़ा दिया, गणित के सवाल भाई जोड़ना घटाना बता दिया, वो उसको बाजार भेज दिया सब्जी लेने, और सब्जी में वो कंफ्यूज हो जाएगी मैं कितने रुपए दूं कितने रुपए लूं, तो वो क्या हो गया, व्यवहारिक ज्ञान का उपयोग वो कर पाया या नहीं कर पाया। उसके लिए हम क्या करते हैं, क्लास में उससे पूछ लेते हैं सवाल करके, भाई तुमने ये सब्जी ली, ये भाव है उसका, तो इतनी सब्जी ली तो इसके कितने रुपए तुम्हें देने होंगे, तो वो क्या हो गया, व्यवहारिक ज्ञान और जीवन में उपयोग विद्यार्थी कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उसके लिए हम क्या उससे प्रश्न पूछ लेते हैं और वो एक तरह से क्लास में ही एक्टिव हो जाता है व्यवहारिक जीवन के लिए। फिर शिक्षण कार्य की मूल्यांकन हेतु, यानी आपने पूरा लेसन प्लान पढ़ा दिया, टॉपिक पढ़ा दिया, फिर लास्ट में आप मूल्यांकन करते हो कि भाई कितने आपको जो उद्देश्य प्राप्त हुए हैं, तो उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आप क्या करते हो, बच्चों से प्रश्न पूछते हो कि यहाँ पे कितने मेरे को उद्देश्य प्राप्त हो गए, आपको पता लग जाता है, और विद्यार्थियों को जो चीज आपने पढ़ाई वो कितना याद हुई है वो भी आपको पता लग जाता है। इसलिए जो प्रश्न है वो क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्वेश्चन में जो प्रश्नों के जो गुण है, यानी प्रश्न में क्या क्या गुण होने चाहिए वो हम देखेंगे। देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वेश्चंस, तो सबसे पहला है भाषा क्या होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए, ये भाषा इतनी आसान होनी चाहिए कि बच्चे उसको समझ पाए कि आप प्रश्न क्या पूछते हो। नहीं तो कई बार भाषा कठिन होगी तो उसका जो अर्थ समझने में बच्चे टाइम लगा देंगे, हमने क्या जवाब देना है या लेना है। यानी कुल मिला के भाषा है इतनी आसान होनी चाहिए जो विद्यार्थियों है उनके आसानी से समझ में आ जाए और वो उसका सही सही उत्तर दे पाए। फिर है उद्देश्यों की प्राप्ति, यानी प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो आपके जितने आपने उद्देश्य बनाए हैं, ठीक है, ज्ञान अवबोध ज्ञान उपयोग अभिरुचि अभिवृत्ति कौशल, इनको क्या वो कंप्लीट कर पाए, एक्सेप्ट कर पाए, यानी उद्देश्य की प्राप्ति हो ऐसे आपके प्रश्न बनाने चाहिए। ऐसे नहीं कि अभी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो ऐसे ही प्रश्न बना दिए, ऐसे नहीं होना। फिर है चिंतन और विचार, यानी प्रश्न ऐसे होने चाहिए कि विद्यार्थी चिंतन करे, उस पर विचार करे। इससे क्या होगा कि विद्यार्थियों की चिंतन करने की क्षमता और विचार करने की क्षमता बढ़ती जाएगी और लगातार प्रश्न करने से उनका जो बौद्धिक क्षमता का विकास होता जाएगा। फिर है संक्षिप्तता, यानी प्रश्न की जो प्रश्न है वो संक्षिप्त होना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई पूरा एक पैराग्राफ का एक प्रश्न बना दिया तो विद्यार्थी को समझ भी नहीं आएगा भाई
जो प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या देना है। इतना संक्षिप्त होना चाहिए कि बच्चा एक लाइन में समझ जाए और उसका जो उत्तर है हम विस्तार से दे सके, उसकी व्याख्या आसानी से कर सके। ठीक है, फिर उसके बाद उत्तर निश्चित होना चाहिए, यानी एक प्रश्न अगर उसका उत्तर अगर बहुत सारे 3-4 उत्तर आ रहे हैं तो आपको ऐसे प्रश्न नहीं करने चाहिए। ऐसा उत्तर होना चाहिए कि जो निश्चित हो, यानी प्रश्न ऐसा हो कि उसका एक ही उत्तर आए, यानी दूसरा उत्तर नहीं आए। फिर है छात्र सक्रिय हो सके, यानी प्रश्न ऐसे होना चाहिए कि जो छात्र उसमें इंटरेस्ट ले सके, उसका उत्तर देने के लिए अपने आप ही मोटिवेट हो सके। ऐसे नहीं कि ऐसा प्रश्न पूछा कि वो उदास हो जाए या फिर बिल्कुल निष्क्रिय होकर बैठे रहे, मैं तो अपना मुंह छिपाई कि मेरे को इसका उत्तर नहीं देना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रश्न ऐसा होना चाहिए छात्र आगे बढ़कर उसका उत्तर दे पाए। फिर है क्रमबद्धता, यानी क्रमबद्धता मैंने प्रस्तावना क्वेश्चन में बता दिया था कि जिग जैग वाला होना चाहिए, यानी आपने जो प्रश्न पूछा है, ठीक है, जो उत्तर आया, ठीक है, उत्तर से वापस क्वेश्चन किया, यानी पहला जो प्रश्न किया उसका जो उत्तर है उसी उत्तर से आपने क्या बना दिया, प्रश्न बना दिया। फिर ऐसे इसका जो इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा, ठीक है, अगले का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। तो लगातार क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी ऐसे नहीं कि भाई एक इस टॉपिक का प्रश्न भूल लिया फिर पिछले वाला जो टॉपिक है उसके बारे में पूछ लिया, ये लगातार क्रमबद्धता उसमें होनी चाहिए, प्रश्नों में तारतम्यता बनी रहनी चाहिए। फिर है छात्र स्तर के अनुकूल, यानी कई बार ऐसा होता है कि छठी क्लास का जो बच्चा है उससे 10वीं के क्लास के बच्चे का जो प्रश्न पूछ लिया है, 10वीं का जो बच्चा है उसको पहली क्लास का प्रश्न पूछ लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। छात्र 10वीं का बच्चा है तो 10वीं का, छठी क्लास का है तो छठी क्लास के अनुसार प्रश्न किया जाना चाहिए। ठीक है, उसका छात्र जो स्तर है, बौद्धिक स्तर है और कक्षा का जो स्तर है उसका ध्यान हमें रखना चाहिए। प्रश्न कौशल करते समय जो प्रश्न है वो उनको आप सावधानी से करते हुए विद्यार्थियों से पूछे, वो कौन सी सावधानी है वो हम देख लेते हैं। देखिए पहली सावधानी वाणी की तीव्रता, यानी वाणी इतनी तेज होनी चाहिए कि वो कक्षा में लास्ट में भी जो बच्चा बैठा है उसके तक वो पहुंच सके और वो स्पष्ट रूप से पहुंचे, और जो विद्यार्थी है उसका जो सही जवाब आपको तभी दे पाएंगे। उस पूरी क्लास है वो प्रश्न का उत्तर देने के लिए तत्पर तभी होगी जब सबके पास उसकी जो आवाज है अध्यापक की वो पहुंच पाती है। ठीक है, जो वाणी है उसकी में क्या होनी चाहिए, तीव्रता होनी चाहिए। फिर एक गति में उचित विराम, यानी कई बार जो प्रश्न होते हैं थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो उसमें गति में थोड़ा विराम देकर उसको पूर्ण रूप से पूछा जाना चाहिए। ऐसे नहीं पूरी लाइन एक साथ बोल दी तो विद्यार्थियों की समझ ही नहीं आया कि गुरुजी ने शुरू किया था और अंत क्या कर दिया। ठीक है, यानी पूरा सेंटेंस है वो विद्यार्थियों की समझ में आना चाहिए, इसलिए जो उचित विराम भी हमें प्रश्न में करना चाहिए। फिर प्रश्न अनावश्यक न दोहराए, यानी एक बार प्रश्न दोहरा दिया बच्चों की समझ में आया, दूसरी बार दोहरा दिया और 3-4 बार दोहराओगे तो बच्चों के सामने मजाक की स्थिति हो जाएगी। इसलिए जो स्पष्ट रूप से बोले और उसको एक ही बार में क्या है विद्यार्थियों की समझ में आ जाए, ऐसा आप करें और प्रश्न को बार बार नहीं दोहराएं। फिर है विद्यार्थी की सहायता, यानी कई बार बच्चे प्रश्न का उत्तर देते समय आधा अधूरा उत्तर देते हैं और अटक जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप उसकी सहायता न करें, उसकी सहायता करके थोड़ा बहुत उसके जो उत्तर है वो लेने की कोशिश करें। इससे क्या होता है, बच्चे मोटिवेट होते हैं कि हमारे गुरुजी हैं जो सर हैं वो हमारी सहायता करते हैं उत्तर देने में भी। ऐसा किया जाना चाहिए ताकि जो विद्यार्थी अगर उसमें वो झिझक रहती है तो वो पूरा उत्तर नहीं दे पाता, तो ऐसे क्या होता है कि विद्यार्थी पूरा उत्तर आपको दे देता है। ठीक है, फिर है पूरी कक्षा को संबोधन, यानी आप विशेष रूप से एक बच्चे के ऊपर फोकस नहीं रखें, पूरी क्लास में बीच में खड़े होकर या जो फ्रंट है ब्लैक बोर्ड का वहां जाके खड़े होकर प्रश्न पूछे ताकि पूरी क्लास पे आपकी नजर रहेगी और जो बच्चे हैं वो ऐसे सोचेंगे हाँ गुरुजी ने हमसे ही प्रश्न पूछा, यानी कोई होशियार बच्चा है या कोई कमजोर बच्चा है पर्सनली उससे आप न पूछे, यानी पूरी क्लास को संबोधित करें, जो भी उत्तर देना चाहिए वो बच्चा खड़ा होकर उत्तर दे सकता है। फिर अलग अलग स्थान पर बैठे विद्यार्थियों तक पहुंच हुआ नहीं आपकी, यानी आप क्या करेंगे या तो डब्ल्यू शेप में पूछे या एम शेप में पूछे। ठीक है, क्लास में अगर विद्यार्थी होगी तो रो ऐसे है आपकी बनी हुई, ठीक है, तो ऐसे ऐसे या फिर ऐसे ऐसे इस तरीके से आप उसको प्रश्न को पूछे बच्चों से, यानी एम शेप में या फिर डब्ल्यू शेप में। फिर नाम लेकर पूछे, यानी बच्चों को अगर बच्चे कोई जवाब नहीं दे पा रहे, ठीक है, तो सब कंपलसरी तो ये होता है कि अगर किसी प्रश्न पूछते हैं आप तो बच्चे हाथ खड़े कर बताते हैं कि हमको ये उत्तर आता है, सीधा हाथ पूरा सीधा हाथ खड़ा ऊपर करके, तो बच्चे जो सही उत्तर देंगे तो आप उनको खड़ा करके पूछ ले सकते हो। पर कई बार कोई जवाब बच्चा नहीं देता तो आप नाम लेकर बच्चों से प्रश्न भी पूछ सकते हैं। फिर है उत्तरों का स्वागत, यानी जो उत्तर दे रहे विद्यार्थी हाँ भाई सही है ऐसा करके उनसे सबसे उत्तर ले, फिर अंत में जिस विद्यार्थी ने सही उत्तर दिया उसका नाम लेकर उसका जो
विद्यार्थी का जो सही उत्तर वो सबको पता है। यानी आप ऐसे नहीं किसी विद्यार्थी ने वो उत्तर दिया तो आपने डांट दिया और उसको बैठा दिया, ऐसे नहीं। जब तक सही उत्तर नहीं है तब तक आप सबको लगातार आप खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अंतिम जो सही उत्तर है तब जाके आप सबको एक साथ बिठा सकते हो, ठीक है। अब हम जो प्रश्न कौशल है उसका जो लेसन प्लान है वो कैसा है वो देखते हैं। देखिए प्रश्न कौशल, इसमें पाठ का स्वरूप, पाठ क्या है आपका, पहला है यानी आप रीटीच नहीं करा रहे होंगे तो आप पहले बार पढ़ाओगे तो प्रथम लिखोगे, दोबारा आप पढ़ा रहे हो रीटीच कर रहे हो तो द्वितीय हो जाएगा, ठीक है। फिर है कौशल का नाम आपका प्रश्न कौशल, विषय सामाजिक या फिर जो सब्जेक्ट आप पढ़ाते हो वो सब आ जाएगा। प्रकरण आपका हरित क्रांति, प्रकरण आपका हमेशा अंडरलाइन होगा। कक्षा आपकी 10वीं समय 5 में, यहाँ पे शिक्षक के लिए हम तो छात्र क्या उत्तर देंगे, प्रश्न आप करोगे। देखो पहला प्रश्न है धात्विक अयस्कों को साफ करके क्या बनाई जाती है, धातु, विद्यार्थी उत्तर दे रहे हैं। फिर धातु से हमने क्या बनाया, प्रश्न बना दिया, किस धातु का मानक 22/22 से 24 कैरेट माना जाता है, सोने का, ठीक है। फिर सोने से हमने क्या दिया, सोने की चिड़िया का देश किसे कहा जाता है, भारत को, ठीक है। फिर भारत की जनसंख्या कितनी है 2011 के आंकड़ों के अनुसार, कितने हैं 121 करोड़। फिर 121 करोड़ जनसंख्या में अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है, गाँव में। फिर गाँव से प्रश्न उठा दिया, गाँव में किसान कौन सा कार्य करता है, कृषि या खेती का, ठीक है। फिर खेती के साथ वापस वही प्रश्न वहीं से आ गया शब्द, खेती के साथ गाय भैंस आदि पालना क्या कहलाता है, पशुपालन। पशुपालन और खेती को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, मिश्रित कृषि, ठीक है। फिर मिश्रित कृषि से इसके उत्पादन में वृद्धि होती है, कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है, ठीक है। फिर कृषि उत्पादन में 1966 से 67 में अत्यधिक वृद्धि हुई, इसे क्या कहते हैं आप, हरित क्रांति। यानी ये आपका 10 प्रश्न हो गया, यानी कम से कम आपको प्रश्न कौशल में 10 प्रश्न बनाने, इससे आपके प्रश्न करने का जो तरीका है वो बढ़ जाएगा और आपको जिग में ही प्रश्न बनाने हैं, उसका जो उत्तर होगा उसका आपका अगला प्रश्न हो जाएगा। इसका एक फायदा होता है कि आपको ज्यादा प्रश्न याद करने की आवश्यकता नहीं होती, पहला प्रश्न है उसी का जो उत्तर आएगा, फिर उससे अगला प्रश्न, फिर उसी से उत्तर से, यानी बच्चे जो उत्तर देंगे उसी से प्रश्न बना रहे हो तो विद्यार्थी भी सोचेंगे ये क्या हम उत्तर दे रहे और लगातार हमारे सामने क्या आ रहे हैं, प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका प्रश्न कौशल, यानी ये प्रश्न कौशल है, इसमें से केवल आपको ये वाले जो प्रश्न मौखिक पूछने हैं और ये जो हेडलाइन है इसके ऊपर वाली चीजें आपको क्लास के अंदर ब्लैक बोर्ड पर आपको लिखनी होती है, ठीक है। प्रकरण कब लिखोगे, इसके बाद फिर इसको अंडरलाइन करोगे, फिर आपका जो उद्देश्य कथन है उस समय ये लिखते हैं और उसके बाद उसको अंडरलाइन करके फिर जो विकासात्मक प्रश्न है प्रस्तुतिकरण वो चलता है, वो बाद की बात है, अभी तक आपको इतना ही करना है। प्रश्न कौशल की जो अवलोकन सारणी है वो देखिए, इसमें है यहाँ पे अवलोकन सारणी, इधर है कौशल के घटक, यानी ये घटक है आप सबको देखना होगा, हर कौशल के अलग अलग घटक हैं। इधर है शिक्षणकर्ताओं के नाम बारंबारता मिनटों में, ठीक है। फिर है सामान्य, अच्छा, बहुत अच्छा, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, 6, ये तो इधर वाली क्या होगी आपकी मूल्यांकन सूची, ठीक है। इधर है पहला व्याकरणीय शुद्धता, यानी आपने प्रश्न करने के दौरान क्या व्याकरणीय शुद्धता ध्यान रखी, ठीक है। व्याकरण में जो जो कमियां रहेगी आपकी, ठीक है, व्याकरण से संबंधित जो शुद्धता होनी चाहिए, यानी कोई भी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए वाक्य के अंदर आपके प्रश्न की। फिर है प्रकरण से संबद्धता, यानी प्रकरण जो आप पढ़ा रहे हो उससे संबंधित आपके प्रश्न होने चाहिए, ऐसे नहीं कि आप पढ़ा रहे हो चलो पढ़ा जो चीज रहे हो उससे संबंधित प्रश्न ही नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर है स्तरानुरूप भाषा, यानी बच्चों की जो स्तर है उसके अनुसार आपकी भाषा है या नहीं, यानी कई बार इतनी आसान भाषा भी नहीं होनी चाहिए कि जो बच्चे बिल्कुल आपका कि ये कहिए तो बहुत ज्यादा आसान है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमेशा ज्यादा भारी भाषा भी नहीं हो, यानी भाषा है बच्चों की क्लास के अनुसार होनी चाहिए। फिर है संक्षिप्तता, यानी प्रश्न है संक्षिप्त होना चाहिए, पूरा ऐसे नहीं पूरा पैराग्राफ में आप पूछने लग जाओ। फिर है पुनरावृत्ति, यानी बीच बीच में आपने जो पढ़ाया उससे संबंधित प्रश्न आपने पुनरावृत्ति की है या नहीं वो भी आपको देखनी है, या फिर आप एक ही प्रश्न दोबारा नहीं पूछो पाठ के बीच के अंदर। फिर है कक्षा के संपूर्ण छात्रों को संबोधन, यानी क्लास में आप ऐसे खड़े होकर बाद प्रश्न पूछे कि पूरी क्लास में आपका प्रश्न सुनाई दे और सब बच्चों को लगे कि मेरे से भी ये प्रश्न पूछा गया है, कि आप एक पर्सनल बच्चे से ये प्रश्न नहीं पूछिए। फिर उचित गति और विराम, यानी प्रश्न करने के दौरान उचित गति भी रखिए, यानी थोड़ा लंबा अगर जो वाक्य हो गया तो उचित गति और विराम करके ही आपने प्रश्न पूछा, जिससे क्या है प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो स्पष्ट हो सकता है। फिर प्रश्नों की पर्याप्तता, यानी एक दो प्रश्न पूछ लिए बात खत्म, ऐसा नहीं, कम से कम 5-6 प्रश्न होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आप 10 प्रश्न पूछ सकते हो बच्चों से, ठीक है। यहाँ पे आपके सहपाठी जो पर्यवेक्षक है साथ वाले उसके हस्ताक्षर और यहाँ पर आपके
विषयाध्यक्ष के हस्ताक्षर।